फ्रेंड्स, वेलकम टू द करनी एकेडमी। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का करनी एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था उसका जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ था, जैसे कि हाइट निकालना, डिस्टेंस निकालने में, तो वो जो हमारे यूज़ था वही हमारा क्या कहलाता? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स थे हमारे, कौन कौन से स्टेप्स थे, हमने उन सभी को फॉलो किया था। अब देखिए, मैं इस स्टेप्स को एक बार रिवीजन कराना चाह रहा हूँ फिर से। देखिए, स्टेप नंबर 1 की तरफ मैं जाऊँगा, लेकिन आपको उससे पहले लेके जाऊँगा कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सीखा था। ठीक है, एप्लीकेशंस हमने सिर्फ पढ़ा था कि एप्लीकेशन कुछ यूजेस होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने 6 फॉर्मूला को पढ़ा, फिर हमने टेबल्स को पढ़ा और उसके बाद में हमने आइडेंटिटीज को पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है, तो उसका यूज़ किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का किस ढंग से हम उसका यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके ही कुछ क्वेश्चंस हैं। अब उसके अंदर हमने कुछ अजम्पशंस माने थे। अजम्पशंस क्या था कि हमारी जो भी चीज़ का हम मेजर कर रहे हैं उसको लाइन मानना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किसे माना था? हम जो खड़े हैं, मतलब हमारी जो लेंथ है, जब तक एग्जाम में नहीं बोला जाए तब तक आपको उसको क्या मानना है? एक पॉइंट मानना है। तीसरी चीज हमें क्या मानी थी कि जब तक आप उसे पॉइंट मानेंगे तो सबको आप मिलाएंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और आपकी जो भी चीज खड़ी रहेगी वो ऑलवेज एंड ऑलवेज किस पे होगी? 90 डिग्री पे। तो इसके साथ साथ हमने ये चीज अजम्पशन मानी थी और हमने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस करने के लिए हमने 3-4 स्टेप्स बनाए थे। देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? स्टेप नंबर 1 था कि हमें क्वेश्चंस को केयरफुली बनना है और उसके साथ साथ क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज दे रखी है उसका हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम मतलब आपको यदि एग्जाम में डायग्राम दिया हुआ होगा तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में डायग्राम नहीं दे रखा होगा तो आपको वहां पर डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम बनाए बिना आप राइट एंगल ट्रायंगल को नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी चीज दे रखी है। तो वहां पर आप डायग्राम को बनाना मस्ट कंपल्सरी है। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या बोलता है कि हमें क्या करना है? 6 फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब 6 फॉर्मूले हैं जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग किए थे, जहां पर हमने राइमिंग की हेल्प से 6 फॉर्मूले बनवाए थे। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है हमारा वो कौन सा है? tan थीटा का। और उसके बाद दो जो हमारे फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं? sin थीटा और cos थीटा के। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये सबसे ज़्यादा यूजेस आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। और उसके अलावा यदि आपको और 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे? इन फॉर्मूलों को रिवर्स करके आप उनके बाकी के फॉर्मूले बना सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक। वो क्या है हमारा? टेबल। अब टेबल बनाने के लिए मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में, जो आज लेक्चर्स में नए हैं उनके लिए मैंने जो प्रीवियस वाले लेक्चर्स हैं वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल्स है उसको बनाना सिखाया था बहुत ही ईजी तरीके से। और मैंने आपको बोला था कि इसको कभी भी रट्टा नहीं मारना है, मतलब आपको याद नहीं करना है, आप बस उसकी बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसे बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज अपने आप याद होने लग जाएगी। तो आप इसको डायरेक्टली याद मत कीजिए, पहले उसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। और उसका फुल वीडियो हमने बनाया है जिसके अंदर हमने उसके बारे में बताया था कि आप उसकी टेबल कैसे बना सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका 100% आंसर निकल जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन किया था, जिसकी हेल्प से देखा था कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को किस तरह टेकल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम में कोई आ जाए क्वेश्चंस तो आप उसे किस तरह केयरफुली रीड करेंगे। और उसके साथ साथ हमने ये भी चीज़ सीखी कि उसको कैसे उसका आंसर निकालना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? 9.1 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने उन सभी को हम करने वाले हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं 9.1 एक्सरसाइज। तो 9.1 के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन से, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से हमारे बेसिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप्स हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या करता है? ये देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है। ठीक है, यदि एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं दिया गया हो तो आपको वो डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब डायग्राम किस तरह बनाते हैं मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, आप क्या कीजिए, लाइन टू लाइन पढ़िए।
इस क्वेश्चंस की लाइन टू लाइन पढ़िए। देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चंस को लाइन टू लाइन पढ़ना। तो जब आप क्वेश्चंस को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तब आप लाइन टू लाइन जितना पढ़ते हैं आप उतना डायग्राम बनाएंगे, तो आपका कंप्लीटली एक डायग्राम बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे यदि यही डायग्राम मुझे एग्जाम में नहीं दिया होता तो मैं किस तरह उस डायग्राम को बनाता। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट, अब सर्कस आर्टिस्ट क्या होता है, जैसे जोकर्स वगैरह हो गए वो सर्कस आर्टिस्ट होते हैं। तो अब सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग इज 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखिए रोप का मतलब क्या होता है, जो डोरी होती है। अब डोरी क्या चीज होती है, जिसके ऊपर रस्सी चढ़ के वो सर्कस आर्टिस्ट होते हैं वो जो चढ़ते हैं और अपने अपने सर्कस दिखाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो डोरी है वो 20 मीटर लॉन्ग है, उसके ऊपर वो चढ़ रहा है। अब देखिए चढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई पहाड़ चढ़ता है उस तरह चढ़ सकता है, ठीक है। यदि ये डोरी, जैसे आप कुछ सर्कस में आप बोलेंगे सर सर्कस में कुछ इस ढंग से डोरी लगी हुई होती है, इस ढंग से डोरी लगी हुई होती है, तो ये जो डोरी है इसके ऊपर जो आदमी है वो चलता है, ना कि चढ़ता है। चढ़ने का मतलब होता है जैसे कि पहाड़ चढ़ना वगैरह होता है, तो यहाँ पर ये आदमी क्या करता है, चलता है, मतलब रन अवे होता है या तो फिर वॉक करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं बोली गई है, यहाँ पर उसने बोला गया है कि वो 20 मीटर क्लाइंब करता है, मतलब वो चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच, विच इज, अब देखिए पहली चीज़ हमने देख ली कि एक 20 मीटर लंबी डोरी है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक वर्टिकल पोल है। अब देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर एक वर्टिकल पोल बना, अभी मेरे पास एक डायग्राम नहीं है, मैं इस डायग्राम को अवॉइड कर रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, यहाँ कहीं ग्राउंड होगा जहाँ पे उसने यहाँ पर स्ट्रेच कर रखी होगी और उसके बाद में एक टाइटली बांध रखी होगी इसके टॉप ऑफ द टावर पे, ठीक है। ओके, अब ये तो चीज़ हो गई हमारी ग्राउंड, ये हो गया हमारा ग्राउंड जिसको मैंने बोला है जी से, क्लियर आप सभी को। और ये हो गया हमारा पोल और ये हमारी हो गई है रूट जो हमारी डोरी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल मतलब ये जो पोल है इसकी मुझे हाइट निकालनी है, क्लियर है आप सभी को। उसके बाद चलते हैं इफ द एंगल मेड इज द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इसका मतलब क्या बोला गया है कि ग्राउंड लेवल, अब देखिए ये तो हो गया है हमारा ग्राउंड लेवल और ये हो चुका है रोप, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल्स है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। जब ये 30 डिग्री दे रखा है इसका मतलब हमें ये 30 डिग्री दिया है। तो अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, देखते हैं हम एक बार वापस फिर से। देखिए ये है हमारे पास रोप और ये हमारा है ग्राउंड लेवल और इसके बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री, क्लियर आप सभी को। अब देखिए जो रोप की लंबाई है वो है 20 मीटर, क्लियर आप। अब चलते हैं, देखिए इसको पॉइंट मान लेते हैं ए, इसको मान लिया मैंने बी और इसको मान लिया सी। अब देखिए जो पोल होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो इसका मतलब ये जो पोल है ये 90 डिग्री पर है, क्लियर आप सभी को। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चंस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किया था, जो इससे पहले वाला लेक्चर्स था उसके अंदर हमने क्वेश्चंस किया था, वहाँ हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया था और मैंने आपको बोला tan थीटा के फॉर्मूले ही सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। लेकिन यदि tan थीटा का फॉर्मूला नहीं यूज हो तो क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, आज उस वाले टेबल को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, इस पोल की जो हाइट है वो निकालनी है। तो पोल की हाइट को मैंने मान लिया x। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैंने क्या माना है, जो पोल की जो हाइट है, पोल ऑफ द हाइट इज इक्वल टू मैंने मान लिया है x, क्लियर आप सभी को। अब देखिए मैं ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, वापस राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वो इस ढंग से था, यहाँ पर मैंने इसको a माना, यहाँ मैंने b मान लिया और यहाँ मैंने c मान लिया और ये हो चुका है 90 डिग्री। अब आपको कंफ्यूज जरूर होगी कि सर डायग्राम में कुछ और दे रखा है, हमने कुछ और माना है। तो जरूरी नहीं है कि डायग्राम आपको क्वेश्चंस में दिया गया हो, आपको क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं दिया जा सकता है, आपको डायग्राम खुद को बनाना पड़ सकता है, क्लियरली। तो आप यही मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस में नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को दे रखा है तो हम क्वेश्चंस वाला ही डायग्राम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ABC लिखा हुआ है और 20 मीटर और 30 डिग्री लिखा है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे हमने, तो उसको वापस रिकरेक्ट कर लेते हैं। ये B हो चुका है और ये C हो चुका है। तो डायग्राम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स करते हैं, इसलिए डायग्राम बनाना तो आपको आना ही चाहिए, मस्ट कंपल्सरी है डायग्राम बनाना, क्लियर आप सभी को। अब देखिए ये हमारे पास है 30 डिग्री, ये है हमारे पास x और ये हमारे पास है 20 मीटर। ये देखिए रस्सी की जो लेंथ है, मतलब जो रोप की लेंथ है वो हमें दे रखी है 20 मीटर, क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं, देखिए हमें x निकालना है। अब देखिए
इस एंगल के हिसाब से, एंगल कौन सा है 30 डिग्री के हिसाब से, ये चीज हमारे पास क्या होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये चीज हमारे पास क्या होगी बेस हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो हमें क्या मिल चुका है बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर मिल चुका है। अब देखिए हमें ऐसा फॉर्मूला याद करना है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में डील करता हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में डील करने वाला एक ही फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके अंदर जो पहला फॉर्मूला है पंडित वाला और हर बोले का एच, तो ये हमें पी अपॉन एच देता है जो कि इसका फॉर्मूला है साइन थीटा का फॉर्मूला है, और साइन थीटा का एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो पी एच अपॉन एच देता है। तो फटाफट इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू दे रखी है, अब थीटा क्या है 30 डिग्री। अब देखिए इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा था कि यदि ये एंगल्स का नेम कुछ और देखा है, जैसे एंगल ऑफ इवोल्यूशन या एंगल ऑफ डेप्रेशन दे रखा है, तब भी आप वही मानेंगे। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया गया है, आपको बस ये बोला गया है कि रूट और ग्राउंड के बीच में 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर कौन सा एंगल है, ठीक है ना। हमको एंगल ऑफ इवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया गया, तो जरूरी नहीं है कि आपको एंगल ऑफ इवोल्यूशन एग्जाम में दिया गया ही हो। आप एंगल ऑफ इवोल्यूशन की जगह वो सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकता है। अब वो क्या करता है कभी कभी इतनी बड़ी लैंग्वेज, जैसे कि ये जो लैंग्वेज है यहाँ से यहाँ तक, इसको नहीं लिख के वो एंगल ऑफ इवोल्यूशन लिख देता है सीधा सीधा, और कभी कभी वो लैंग्वेज भी लिख सकता है। तो आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। देखिए हमें क्या दे रखा है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 20। अब देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप जब टेबल देखेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, क्लियर। अब देखिए 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 20 को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये डिवाइड है, ये डिवाइड उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको x, अब ये 20 जो है मीटर में है तो आप इसे मीटर में ही रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 20 मीटर डिवाइड बाई 2। तो x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 10 मीटर। इसका मतलब जो पोल यूज कर रहा है हमारा जो आर्टिस्ट, सर्कस आर्टिस्ट, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 10 मीटर। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, बस आपको लैंग्वेज को पकड़ना है कि वो लैंग्वेज किस तरह यूज होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सा दिमाग की यूज करनी होती है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखते पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अ ट्री इज ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म्स। अब देखिए पहली लाइन में ही उसने स्टॉर्म का यूज किया है, और स्टॉर्म में तूफान होता है। अब तूफान की बारी की है तो बच्चे यहाँ पर भी देखते घबरा जाते हैं कि सर ये क्या बोल रहा है, स्टॉर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करिए, धीरे धीरे पढ़िए क्या करना वाला है क्वेश्चन। देखिए अ ट्री इज ब्रेक्ड ड्यू टू द स्टॉर्म्स एंड द ब्रेक द पार्ट्स ऑफ बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री इज द टच टू द ग्राउंड एंड एंगल मेक्स 30 डिग्री विथ एड्स। अब यहाँ पर फुल स्टॉप हुआ तो आप यहाँ पर रुकिए, एक बार क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, एक ट्री है तो सबसे पहले एक ट्री बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास ट्री बनाते हैं। देखिए जैसे कि ये ट्री होता है, आपने देखा होगा इस ढंग से ट्री होता है हमारा। ये हमारा फर्स्ट टाइम ट्री था जब स्टॉर्म नहीं आया था। अब यहाँ पर देखिए चिड़िया भी बैठा देते हैं थोड़ी सी, ये हमारे पास ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री है, अब यहाँ से आ रहा है हमारा तूफान, ये आया तूफान, ठीक है। जैसे ही तूफान आता है तो क्या होता है, क्या ट्री पूरा का पूरा गिर जाता है? नहीं, कभी भी आप देखेंगे ट्री कभी भी पूरा नहीं गिरता है। ट्री का क्या करता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है फ्रीली होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि ये वाली मैं बात करूं, यहाँ पर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से जमीन के अंदर होता है, ये इस तरह से जमीन के अंदर होता है, बहुत सारी इसकी रूट्स होती हैं तो ये जमीन के अंदर होता है। तो ये जो ट्री का ऊपर वाला हिस्सा होता है यही क्या करता है, नीचे की तरफ झुकता रहता है। तो ये तो हो गया बिफोर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आफ्टर, जब हमारा स्टॉर्म्स आ चुका है, स्टॉर्म की वजह से ट्री गिर चुका है। तो ट्री गिर चुका है तब कैसा नजर आएगा आपको ट्री। देखिए मैं इस चीज की नहीं बात कर रहा, यहाँ पर जो जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है, अब ये ट्री ही गायब हो गया है, वापस आ जाए भाई ट्री, ये आ गया वापस ट्री, ओके। मैं इस जमीन के नीचे वाले ट्री की नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए जो हमारे ट्री की जो हाइट कहलाएगी
मैं ट्री की हाइट की बात कर रहा हूँ कि मेरा ट्री कितना लंबा है। तो ये जो ट्री है, यहाँ पर ट्री को ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं, इसकी हाइट को। यहाँ पर मैं जो ट्री ले रहा हूँ, इस ट्री की हाइट को मैं ले रहा हूँ h। अब यहाँ पर मैंने ट्री की हाइट को क्या लिया है, h मीटर। अब यहाँ पर h किस में होगा, मीटर में होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में मीटर दे रखा है, तो हम मीटर में ही डील करेंगे। तो ये हमारा हो गया ट्री, एक्चुअल हाइट जो h मीटर थी। क्लियर आप सभी को। अब आ चुका है स्टॉर्म। स्टॉर्म्स के बाद में ट्री गिर चुका है। तो ट्री गिरने के बाद कैसा दिखेगा देखते हैं। देखिए ट्री गिरने के बाद कैसा दिखेगा, वापस बनाते हैं इस डायग्राम को। देखिए अपनी जो रूफ है, अपनी जो रूट है वो तो एज इट इज रखेगा, ठीक है ना। ट्री की जो रूट्स हैं वो उसने क्या की है, एज इट इज रखी है, यहाँ पर एज इट इज रखी है। अब देखिए जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट था वो गिर के कुछ इस ढंग से आ गया है। अब देखिए ये जो चिड़िया है वापस अभी तक बैठी है। तो अब क्या हुआ, जो रूफ का जो इसका टॉप ऑफ द पार्ट था वो नीचे गिर के आ चुका है। तो नीचे गिर के आ चुके के बाद में क्या हुआ, देखिए ये इसका पीक पॉइंट था, ये इसका क्या था, पीक पॉइंट, जिसे मैं आपको अभी वापस बता रहा हूँ। देखिए ये इसका पीक पॉइंट था, ये वाला जो पीक पॉइंट है वो गिर के यहाँ आ चुका है। क्लियरली आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, जब वो ट्री गिरता है, गिरने के बाद वो जो ग्राउंड लेवल है, आप देखिए ग्राउंड लेवल कौन सा है, ये हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है। क्या है, देखिए वापस पढ़ते हैं। ट्री क्या हुआ है, ब्रोकन पार्ट बेंड, बैंड मतलब झुका हुआ है। सो दैट द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द ट्री इज टच द ग्राउंड, मेक द एंगल इज 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पेड़ का जो टूटा हुआ पार्ट है वो मुड़ गया है, मुड़ने की वजह से वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये एंगल कैसे बन रहा है, अभी बताएंगे हम आपको। देखिए फिर लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where touch to the ground is 8 मीटर। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि देखिए ये तो हो गया इसका फुट ऑफ द ट्री, और ये यहाँ पर टच कर रहा है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसने दे रखी है 8 मीटर। कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हमें ट्री की जो एक्चुअल हाइट थी, एक्चुअल हाइट कितनी थी, h मीटर हमने मानी थी, वो हमें निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चंस को मैं वापस एक बार डायग्राम बना के वापस समझा रहा हूँ कि आपका जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो वापस एक बार ट्री बना लेते हैं कि ट्री कैसा बनेगा हमारा। देखिए हम वापस ट्री बना देते हैं। ये हमारे पास देखिए ये है हमारे ट्री जो अभी तक बचा हुआ है, प्लस ये हमारे ट्री का वो हिस्सा जो बैंड हो चुका है, और ये हमारे ट्री का वो जो ऊपर वाला जो पार्ट है, टॉप ऑफ द ट्री है वो है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये हमारे जो रूट्स हैं इसके कुछ है, ठीक है। क्लियर आप सभी को। अब देखते हैं वापस, देखिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है इसके बारे में बोला है ये 30 डिग्री है, और ये जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। अब देखिए वापस चलते हैं, वापस पीछे देखिए ये 8 मीटर है और 30 डिग्री एंगल से। अब देखिए मैं इसका वापस डायग्राम रिकरेक्ट करना चाहूँ तो ये हो गया है हमारा ग्राउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अजम्पशंस मानने हैं। तो अजम्पशंस मान रहे हैं तो हम उन अजम्पशंस को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अजम्पशन माना, ठीक है, कि ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पार्ट जो ट्री का बचा हुआ पार्ट है वो हमारे पास है ये, और ये हमारे ट्री का जो बैंड हुआ वाला पार्ट है। क्लियर है आप सभी को। और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री। क्लियर आप सभी को। अब देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस वो 8 मीटर। तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। देखिए ट्री हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री पे होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है जिसका नाम मैं रखना चाहूँ तो A B एंड C। तो एग्जाम में आपके पास इसी ढंग से क्वेश्चंस आएंगे। जब इस ढंग से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डायग्राम बनाना आना ही चाहिए। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं डायग्राम में। देखिए इसको मैं मान रहा हूँ x और इसको मैं मान रहा हूँ y, और जो हमारी ट्री की एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल हाइट जो ट्री की है, एक्चुअल हाइट ट्री की वो क्या है हमारे पास h मीटर। और ये जो h मीटर है उसकी मैं बात करूँ तो ये कैसा आएगा x प्लस वाई से। किससे आएगा? x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है? देखिए ये जो है ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलने वाला है? x प्लस वाई। क्लियर आप सभी को। अब देखिए
यहाँ पर हम फटाफट x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ना तो हमें हाइपोटेन्यूज पता है ना हमें परपेंडिकुलर पता है। क्यों? देखिए ये जो 30 डिग्री है इसके जस्ट सामने वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस। ये तीनों चीज मिल चुकी हैं। अब फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, वो किसका है, tan थीटा का। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो tan थीटा का फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा यूज होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर आप सभी को? और इसके बाद देखिए हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस से रिलेटेड एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है, cos थीटा का। उसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो 2-3 फॉर्मूले हैं वही हमारे लिए यूज होंगे। अब चलते हैं वापस, पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है, बेस की वैल्यू देखी है 8 मीटर। अब cos थीटा में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस की वैल्यू हमें दे रखी है 8 मीटर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें निकालनी है, और हाइपोटेनियस को हमने क्या माना है, यहाँ पर हाइपोटेनियस को माना है y। चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, x अपॉन 8 मीटर इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। आप चेक कीजिएगा आप टेबल में जाके कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। क्लियर आप सभी को? अब आप बोलेंगे सर आपकी तो याद हो गई है, तो मैंने क्या किया, टेबल को इतनी बार प्रैक्टिस की है कि अपने आप याद हो गई है। तो आप भी एग्जाम में जब इसको तक जाएंगे तब आप टेबल की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी वैल्यूज याद होने लग जाएगी। क्लियर है आप सभी को? ओके। अब देखिए cos 30 इज इक्वल टू 8/y। देखिए 8/y इज इक्वल टू cos 30। अब देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास साफ नहीं, कोई बात नहीं। देखिए cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। कितनी होती है हमारे पास, √3/2। तो यहाँ पर cos 30 की जो वैल्यू हमें मिली है √3/2। फटाफट यहाँ से x और y निकालते हैं। देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो x की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 8 मीटर अपॉन √3। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 8 × 2 इज इक्वल टू √3y। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 क्या था, मीटर में था, तो यहाँ मैं मीटर में लिखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं मीटर आगे ले लेता हूँ। देखिए 8 × 2 हो गया 16, और ये डिवाइड में ले जाएंगे, √3 को वहाँ पे है तो मल्टीप्लाई का है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो √3 यहाँ पर √3 और y, और ये ऑलरेडी मीटर में है। तो एक्चुअल हाइट जो हमारी है, एक्चुअल जो हाइट है हमारी, हाइट जो ट्री की है वो क्या है हमारे पास, x प्लस वाई। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 8√3 प्लस 16√3। इन दोनों का एडिशंस करते हैं तो यहाँ पे आता है 8, तो यहाँ से हमें मिलता है हमें 24√3। अब देखिए ये 24√3 है जो मीटर्स में है हमारे पास, किस में है हमारे पास, मीटर में। तो अब ये मीटर में है, और देखिए पहली बात क्या है, नीचे √3 है, तो √3 कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना न्यूमरेटर में चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 जो √3 है इसको हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं फटाफट इसको। रेशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर आ चुका है 3 नीचे, यहाँ पर करते हैं। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर इस वाले हिस्से की तरफ। देखिए 24√3 मल्टीप्लाई √3, और यहाँ पर भी √3, और ये हमारा ऑलवेज मीटर में चल रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 24 डिवाइड बाय 3 √3 मीटर, 8√3 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ चुका है 8√3 मीटर, जो कि क्या है, हमारी पेड़ की जो एक्चुअल हाइट है। ये जो हमारा ट्री लिया था ना यहाँ पर जो x थी, वो उसकी जो एक्चुअल हाइट के लिए मिली है हमें 8√3 मीटर। क्लियर आप सभी को? तो इस ढंग से हमें आंसर निकालना है, और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहलाता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही कुछ इस ढंग से लिखी हुई थी कि हमें वो लैंग्वेज में कंफ्यूजन कर देता है। तो उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए हम इस टाइप की लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इसमें डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर आप सभी को? अब यहाँ पर आप √3 की जो वैल्यू है वो रख सकते हैं 1.73 के आसपास, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्चुअल हाइट है आपकी ट्री की वो आपको मिल जाएगी। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कर रहा है। द एंगल ऑफ इवोल्यूशन, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, angle of evolution of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away, the foot of the tower is 30 degree, find the height, the 30 degree, find the height of the टावर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बोला गया है। देखिए क्वेश्चंस क्या बोला गया, हम फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, द एंगल ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब एंगल ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में बोला गया है, तो टावर बोला गया, तो देखिए ये हमारे पास टावर हो चुका है। इस टावर का देखिए एंगल ऑफ इवोल्यूशन, एंगल ऑफ इवोल्यूशन बोल दिया, इसका मतलब ग्राउंड से हमें एंगल दिया गया है। ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए ये हमारा क्या कहलाता है, फुट ऑफ द टावर, क्योंकि जहां से जो जमीन पे जो चीज खड़ी रहती है वही उसका क्या कहलाता है, फुट। तो यहाँ से फुट ऑफ द टावर से कितने मीटर दूर है, 30 मीटर अवे एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात की गई है इस 30 डिग्री। मतलब यहाँ से इसकी जो टॉप है, इसके बीच का जो एंगल है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये हमारे पास हाइट ऑफ द टावर है। तो यहाँ पर फटाफट इसको नोट कर लेते हैं, ये ए, ये बी और ये हो चुका है सी। इसके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर हमें एक ही चीज मिलती है, देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो चीज होगी वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसके नीचे क्या होगा, बेस, और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर के बीच में एक ही फॉर्मूला मिलता है हमें। कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर आप सभी को। यहाँ पर जो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री। तो फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए बेस की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर वो दे रखी है 30 मीटर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 30 मीटर, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो अब 30 मीटर को आप मल्टीप्लाई करिए tan 30 से। तो tan 30 की जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ये आपको जो मिलेगी ये आपको मिलेगी टेबल से। तो आप टेबल का यूज करेंगे तो आपको tan 30 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पर आपको h मीटर में क्या मिलने वाला है, अब ये HM है, ये H मीटर है, ठीक है। tan 30 मीटर मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री। ओके, ये हो गया 30 इंटू tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और ये हो चुका है आपका मीटर में। क्लियर आप सभी को। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी बोला था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आपको √3 नहीं मिलना चाहिए, मतलब रूट की वैल्यू कोई भी नहीं होनी चाहिए। रूट की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज कहाँ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको √3 कैंसिल करना है तो आप किसका यूज करेंगे, रेशनलाइजेशन का यूज करेंगे। तो रेशनलाइजेशन का यूज करने पर क्या आएगा, ये हो गया √3 और यहाँ पर हो चुका है √3 इंटू √3। क्लियर आपको, √3 इंटू √3 हो गया √3। तो ये हो चुका है 30/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई √3। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको फाइनल आंसर आया है, जो हाइट ऑफ द टावर आई है वो आई है tan√3 इन मीटर। 16 दिख रहा है, ओके, tan√3 इन मीटर। क्लियर आप सभी को। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है। वहां पर आपको बस उसकी लैंग्वेज पकड़नी है और लैंग्वेज पकड़ने के बाद उस क्वेश्चंस को डील करना है, उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम जैसे ही बन जाएगा आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि वहां पर जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, उस क्वेश्चन के अंदर जैसे ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाता है आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी लगने लगता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कोई स्टैचू है वो 1.6 मीटर लंबा है। अब देखिए स्टैचू आपने देखे होंगे बहुत सारे, महात्मा गांधी के लगे होते हैं, सुभाष चंद्र बोस के लगे होते हैं, बहुत सारे स्टैचूज लगे होते हैं। तो यहाँ पर उसी टाइप की स्टैचू की बात की गई है। देखिए जनरली हमने जो भी स्टैचू देखे होंगे वो क्या होता है, उसके नीचे एक बेस बना हुआ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये एक बेस बना हुआ होता है, इसका इस टाइप का एक बेस बना होता है ग्राउंड लेवल पे, और उसके बाद में उसके ऊपर स्टैचू बनाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको स्टैचू बना कर दिखा रहा हूँ। तो आपको जो एग्जाम में बोला जाए आप पहले बस वो बनाइए। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टैचू इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द
पैडल स्टैल। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक पैडल स्टैल्स है, उसके ऊपर वो खड़ा है, तो यहाँ पर बोला गया है पैडल स्टैल, मतलब इसका मतलब क्या है, उसका बेस दे रखा है, ठीक है। मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑन द ग्राउंड बोला गया है, ना कि आपको अपनी लेंथ को कंसिडर करने के लिए बोला गया है, तो आप उसे पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ही कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ द ग्राउंड बना रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया है पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, जहाँ से मैं उसको मेजर करने वाला हूँ। द पॉइंट एंगल ऑफ द एवोल्यूशंस, द एंगल ऑफ द एवोल्यूशंस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब देखिए टॉप ऑफ द स्टैचू, अब देखिए स्टैचू का टॉप कौन सा है, मैं आपको दिखाना चाहूँ। तो टॉप ऑफ द स्टैचू कौन सी है, ये हमारे पास है टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है। इससे जो एंगल ऑफ एवोल्यूशंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। और ये जो हाइट दे रखी है, अब देखिए जो हाइट है, ये वाली हाइट दे रखी है हमें क्वेश्चंस में, ये वाली जो हाइट है, देखिए ये वाली जो हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन द टॉप ऑफ द पैडल स्टैल इज इक्वल टू 45 डिग्री, इज 45 डिग्री। तो ये देखिए हमें पैडल स्टैल्स का टॉप, अब देखिए पैडल स्टैल्स का जो टॉप है, ये वाला पैडल स्टैल का टॉप होगा, इसके बीच का एंगल दे रखा है हमें 45 डिग्री, ओके। तो क्या फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैडल स्टैल, मतलब इसका जो हाइट है, मतलब ये वाली जो हाइट है हमें ये निकालनी है। इसको लिखा है मैंने कैपिटल एच, यहाँ से मैंने बताया है कैपिटल एच। क्लियर आप सभी को। अब देखिए आपको एग्जाम में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले उसकी तरफ नजर डालते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है स्टैचू की हाइट, जो कि मैंने मेजर कर ली है। उसके बाद में पॉइंट ऑफ द ग्राउंड लिया है, एंगल ऑफ द एवोल्यूशंस दे रखा है अलग अलग चीजों का, वो दे रखा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्लियर आप सभी को। इसके अलावा उस क्वेश्चन में आपको और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो चलते हैं हम अजम्पशन की तरफ। अजम्पशन से हमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाएगा, तो फटाफट अजम्पशन की तरफ चलते हैं। अजम्पशन में क्या बोलते हैं कि ग्राउंड हो गया है हमारा, उसके बाद देखिए हम दोनों चीजों को कंबाइंडली लिख रहे हैं, तो ये दोनों चीज हमारी हो गई है कंबाइंड। क्लियर आप सभी को। यहाँ पर देखिए इतना ये जो लाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, ये जो नीचे है वो हमारा पैडल स्टैल्स है, यहाँ से हम इस चीज को मेजर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये देखिए एक ये चीज बना रहा हूँ, उसके बाद सेम टू सेम ये वाली चीज बना रहा हूँ। क्लियर आप सभी को। तो ये हमारे पास एक्चुअल जो डायग्राम बना है वो है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है और इस वाले लाइन के बीच का ये वाला जो एंगल है वो हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ये वाली लाइन और ये वाला जो लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास 45 डिग्री है। ये 1.6 मीटर है और ये हमें हाइट निकालनी है जिसे हम मान रहे हैं x। क्लियर आप सभी को। ओके, अब यहाँ पर मैं नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास हो गया A B C और ये हो चुका है हमारे पास T। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल मिल चुके हैं बहुत सारे। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को किस तरह टेकल किया जाता है। सबसे पहले जो हमें A B की जरूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ पर किसी में से दो में से किसी एक हाइट की जरूरत होती है। तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो प्रॉपर हाइट है हमारे पास, ये हमें प्रॉपर हाइट नहीं दी गई है, तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। तो एक काम करते हैं, ये जो बेस है इस बेस को मैं मान रहा हूँ y। ये जो बेस वैल्यू है AB, जो AB की जो लेंथ है, AB की जो लेंथ है इसे मैं मान रहा हूँ y। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट नंबर क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल को जो नोटेशन करने का जो साइन है वो ट्रायंगल बना के करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, ABC। कौन कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला है A, B और ये C। ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की मैं बात करना चाहूँ और इस ट्रायंगल में मैं क्या लगाने वाला हूँ, इस 45 के अकॉर्डिंग tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, जैसे ही मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा x/y। क्यों मिलेगा, देखिए मैं आपको वापस डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये डायग्राम कुछ इस ढंग से बनेगा ABC का। देखिए A B और C का डायग्राम आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ आपको 45 डिग्री मिलेगी, ये हमारे पास y हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू x/y। क्लियरली आप सबको समझ में आ चुका है। अब चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, मैं इसको वापस अब कर रहा हूँ क्लियरली। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं यूज कर रहा हूँ ट्रायंगल A B एंड T का। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से
किसी भी एक लेंथ के बारे में प्रॉपरली नहीं पता है, जब मुझे किसी भी एक लेंथ के बारे में जब प्रॉपरली नहीं पता होता है, तब मैं क्या करता हूं कि दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स का यूज करके एक बड़ी लेंथ को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दो छोटे छोटे जो लेंथ है उनको मेजर करके यूज करने वाला हूं। तो देखिए अब जो मेरा ए बी डी है, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया। तो अब मेरा मतलब क्या है, ये वाली जो लाइन है ये हमें नहीं दी गई है। तो जब हमें ये वाली लाइन नहीं दी गई है तब हमारा जो tan थीटा लगेगा, मैं फिर से यहाँ पर tan थीटा ही लगाऊंगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेस और ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। तो tan 60 डिग्री लगाने वाला हूँ। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये दे रखी है 1.6 मीटर और ये जो बाकी की बच गई है वो दे रखी है मुझे x। तो ये बहुत ज्यादा हो चुका है, इसको करते हैं। देखिए 1.6 प्लस x, तो यहाँ पे हो चुका है 1.6। अब यहाँ पर थोड़ा सा मीटर को क्लियर हटाते हैं यहाँ पर क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए हम 1.6 प्लस x कर लेते हैं अपॉन बेस। बेस की वैल्यू क्या हो चुकी है y। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस मिलने को मिली है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन मिल चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं हम x की वैल्यू की तरफ। देखिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन y। एक इक्वेशन मिली है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन y। अब मुझे जरूरत क्या है, यहाँ पर जरूरत है मुझे y की वैल्यू की। तो मैं यहाँ से y निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या पता मेरी आंसर निकल जाए। तो फटाफट वही चीज करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू क्या निकला है मुझे x अपॉन tan 45। अब tan 45 की वैल्यू को याद किया जाए तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर tan 45 की जो वैल्यू है, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आएगा tan 45 और इसकी वैल्यू लिखूँ तो इसको रफ करके मैं क्या लिखूँगा 1। क्लियर है आप सभी को। तो x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या मिली है हमें, x इज इक्वल टू 1 मिल चुका है। अब करते हैं हम इस x इज इक्वल टू y को इस इक्वेशन में पुट। कैसे करेंगे, देखिए ये हो चुका है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन x की जगह y की जगह क्या रखने वाला हूँ मैं यहाँ पर x रखने वाला, क्योंकि देखिए x अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। और tan 60 की जो वैल्यू मिली है, अब यहाँ से tan 60 की जो वैल्यू है वो होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन x। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद देखिए क्या आंसर आता है, x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x और यहाँ पर ये हो गया है √3। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, खोलते हैं इस क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस x √3। क्लियर आप सभी को। ओके, ये जो x √3 है प्लस का उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो क्या आंसर आने वाला है, सॉरी यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, देखिए मैं ये जो बाकी की जो चीज़ है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो हमारे पास आंसर आएगा वो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए क्या आ रहा है, ये जो x है x उधर जाएगा तो किस में बन जाएगा, x माइनस √3 इज इक्वल टू 1.6 √3। क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ तो x को कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 1.6 √3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया है, 1.6 √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये हमारे पास एक्चुअल आई है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये जो पैडल्स है जिसे पैडल का यूज़ किया गया है, जिसके ऊपर वो स्टैचू खड़ा है, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, एक्चुअल हाइट मिल जाएगी। ठीक है आपको दोस्तों, आज आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को डील करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमारे जो नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। जो आपके डाउट्स हैं उनको डाउट्स को लें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू।